A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 के बारे में। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे रूलिंग एंड द कंट्री साइड। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि क्लास 6 और क्लास 7 एनसीईआरटी हम लोग खत्म कर चुके हैं। क्लास 6 में हमने पढ़ा था अबाउट द एंशिएंट इंडिया और क्लास 7 में हम लोगों ने बात किया था अबाउट द मेडिवल इंडिया। तो अब जो क्लास 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं, दिस इज अबाउट मॉडर्न इंडिया। तो क्योंकि ये क्लास 8 की हिस्ट्री है तो इसमें हम सिर्फ उतनी ही बातें करेंगे जितना क्लास 8 में दिया गया है। तो ये जो सीरीज़ है ये उन लोगों के लिए भी खास इंपॉर्टेंट है जिन लोगों ने हिस्ट्री को कभी नहीं पढ़ा और जो एक बेसिक फ्रेम लाइन पहले फ्रेम करना चाहते हैं और उसके बाद हायर क्लासेस की तरफ जंप करना चाहते हैं। और एक्चुअल में होना भी यही चाहिए। पहले आपको जो है बेसिक स्केलेटल फ्रेमवर्क आपके दिमाग में फॉर्म कर लेना चाहिए कि हिस्ट्री जो है किस तरीके से डील करने वाले हैं हम हिस्ट्री में। उसके बाद हम उसको माइन्यूट डिटेल के साथ बम्बार्ड कर सकते हैं, जो कि हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सिंस इट इज क्लास 8 हिस्ट्री एनसीईआरटी, इसमें भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको नहीं मालूम है और आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाई। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज भी देखना तो उन सबके लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो अगर हम एक ब्रीफ टाइमलाइन की बात करते हैं तो एंशिएंट इंडिया के बारे में हमने पढ़ा था 5 लाख साल पहले बीसी में से लेके 700 एडी तक का जो टाइम पीरियड था, रफली हम उसको बात करते हैं, वो एंशिएंट पीरियड था। फिर अर्ली मेडिवल पीरियड जो आता है वो है 700 एडी से लेके 1000 एडी तक का पीरियड। 1000 एडी से लेके 1857 एडी तक का पीरियड जो है हम उसको बोलते हैं मेडिवल हिस्ट्री। और उसके बाद वाला जो पीरियड है हम उसको मॉडर्न इंडिया बोलते हैं टिल इंडिपेंडेंस। जो इंडिपेंडेंस के भी बाद वाला पीरियड है उसको हम बोलते हैं मॉडर्न इंडिया। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी किस तरीके से दीवान बन गई थी बंगाल में, रेवेन्यू जो था उस कंपनी का किस तरीके से आता था, कंपनी को क्यों ज़रूरत पड़ी एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की, प्रॉब्लम्स क्या क्या थे, नया जो सिस्टम था महलवारी सिस्टम वो किसने बनाया और क्या था वो, मुनरो ने जो रेवतवारी सिस्टम बनाया उसमें क्या किया उन्होंने, क्रॉप्स जो थे यूरोप में किन क्रॉप्स की ज़रूरत थी, इंडिगो में डिमांड क्यों बढ़ी, इंडिगो की डिमांड क्यों बढ़ती है इंडिया में, ब्रिटेन जो है उसने इंडिया को टर्न कर दिया था, ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया फॉर इंडिगो, मतलब इंडिगो जो सप्लाई थी वो इंडिया से जाने लग गई थी ब्रिटेन में। इंडिगो कल्टिवेशन किस तरीके से किया जाता था, इंडिगो ऑन द लैंड ऑफ रेवत किस तरीके से वो कितने पोर्शन जो है उसको देते थे, ब्लू रेबेलियन क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में तो हमने देखा था कि कंपनी जो थी, कंपनी हमारे जो देश में आई थी, अगर हम थोड़ा सा ब्रीफली मैं डिस्कस करती हूँ तो रानी जो थी जो एलिजाबेथ वन थी, उन्होंने चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप ईस्ट में जाइए और ट्रेड करिए। तो वो जो आए थे वो एक बिजनेसमैन की तरह हमारे कंट्री में आए थे ब्रिटिशर्स। जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो उस टाइम पर पुर्तगीज जो थे वो ऑलरेडी जो थे गोवा में सेटल थे। तो जो वेस्टर्न कोस्ट थी इंडिया की वो उन लोगों के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने कहाँ पर आए, कोलकाता में। तो उन्होंने ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर जो है अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। तो अभी तक वो क्या करते थे, सिर्फ ट्रेड करते थे। उन्होंने क्या किया था, जो लास्ट मुगल एम्परर थे जहांगीर, उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया था कि भैया इनको ड्यूटी वगैरह पे नहीं करनी पड़ेगी, आप आराम से ट्रेड करिए। जब लास्ट मुगल एम्परर की डेथ हो जाती है उसके बाद जो लेटर मुगल्स होते हैं वो अपने साम्राज्य को संभाल भी नहीं पाते और उनके जो नवाब्स होते हैं वो अपनी पावर्स एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। अब आप उस टाइम पीरियड के बारे में सोचिए कि इस टाइम पे मुगल साम्राज्य डिक्लाइन हो चुका है, नवाब जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। जब उनको लगता है कि भाई रेवेन्यू जो है, जो कि कंपनी वहाँ पे एक बिजनेसमैन की तरह काम कर रही है, तो उनको जो पहले वाले जो लास्ट मुगल एम्परर हैं उन्होंने अगर उनको कोई फरमान दे दिया था तो हम उसको नहीं मानेंगे, दैट इज़ नॉट वैलिड। तब हमने बात किया था चैप्टर नंबर 2 में सिराजुद्दौला के बारे में। तो सिराजुद्दौला जो थे उस टाइम पे बंगाल में थे, उन्होंने बोला था कि आई जस्ट डोंट एग्री विद यू, आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया था, कंपनी को फोर्स किया कि भाई आप जो है टैक्स को पे करिए। अब क्या होता है, कंपनी जो देखती है अगर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा और रेवेन्यू जो है उसको प्रॉब्लम आ रही है, तो उन्होंने सोचा कि हम जो है जो मीर जाफर है उसको उसके अगेंस्ट में भड़का देते हैं। वो उनका आर्मी कमांडर था, उसको भड़का दिया, उसने उनको हेल्प नहीं किया। तो बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला हार जाते हैं। और फिर एक और बैटल होती है, बैटल ऑफ बस्तर, जो होती है किसमें, 1764 में। तो 1765 में जो होता है, कंपनी को पूरा का पूरा राइट मिल जाता है। क्या राइट मिल जाता है कि अब वो दीवान बन गए। अभी तक जो दीवान जो थे सिराजुद्दौला एंड लेटर ऑन मीर,
तो उसके बाद जो है वो क्या बन जाते हैं, कंपनी जो है वहाँ पे दीवान बन जाती है। ये सारी बातें हमने कौन से चैप्टर में पढ़ी, चैप्टर नंबर 2 में। तो अब हम बात कर रहे हैं कि कंपनी जो है उसने क्या देखा, कंपनी जनरेटेड रेवेन्यू टू मीट इट्स एक्सपेंडिचर इन इंडिया फ्रॉम जमींदार एंड पीजेंट्स। उन्होंने देखा कंपनी के जो खर्चे हो रहे हैं, हमने लास्ट चैप्टर में यही पढ़ा था कि कंपनी ने क्या किया था, अपने लिए सामान जो है, अपने लिए जो पैसा है इंग्लैंड से मंगाना कम कर दिया था। किसके बाद, उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी के बाद, और धीरे धीरे उन्होंने बैटल ऑफ बस्तर के बाद में बिल्कुल ख़त्म कर दिया इंग्लैंड से कोई भी पैसा मंगाना। अब वो यहीं से पैसा बनाते थे, क्योंकि वो दीवान बन गए थे, तो वो यहीं से पैसा निकालते थे। कहाँ से निकलता था पैसा जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो जमींदारी सिस्टम और किसानों से लिया जाता था। तो अब आप समझने की कोशिश करिएगा, हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 1857 में जो रिबेलियन होता है, रिवोल्ट जो होता है, उसके कारण कहाँ से शुरू होते हैं, वो यहीं से शुरू हो जाते हैं। अब कंपनी जो कि एक व्यापारी बनकर आई थी, उन्होंने दीवानी राइट्स ले लिए, और फिर हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि उन्होंने सारे लोगों जो को एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। टीपू सुल्तान के यहाँ पे एक्सपेंड किया, मराठाओं को हरा दिया, ये सारी चीज़ें उन्होंने धीरे धीरे एक्सपेंशन शुरू कर दी थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, इस टाइम पे जो रेवेन्यू जनरेट होता था वो जनरेट होता था जमींदार और किसानों के द्वारा। तो किसानों से और जमींदारों से रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसके सिवा अपार्ट फ्रॉम दिस वी लुक इनटू द राइजिंग डिमांड्स ऑफ द इंडिगो। हम क्या देखेंगे इस चैप्टर में, अब किसान जो हैं हमारे, जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट के जो किसान थे, वो अपने अकॉर्डिंग जो भी फसलें उगा रहे थे तब तक वो उगाते रहे। उन फसलों को बेच कर जो पैसा आता था वो टैक्स पे करते थे ब्रिटिशर्स को, मतलब कंपनी को। अब क्या होता है, थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि क्योंकि आप देखिए इंग्लैंड में उस टाइम पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ चुका था, वहाँ पे कपड़े की मिलें थी, जो कि कॉटन सप्लाई कौन करता था, इंडिया उनका एक रॉ मटेरियल सप्लायर था। तो कॉटन यहाँ से सप्लाई होती थी और क्लोथ वहाँ पे बनाया जाता था, वहाँ पे कपड़े बनाए जा रहे हैं। तो अब आप देखिए कि कपड़ों को डाई करने के लिए उनको एक डाई की ज़रूरत है जो कि उनके कपड़ों को नीला रंग दे पाए, तो वो थी इंडिगो। फिर हम बात करेंगे इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में कि किस तरीके से इंडिगो जो है फैशन में आती है। हाउ प्लांटर्स फ्लरिश एंड द सेम टाइम हाउ पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड, किस तरीके से उनका शोषण किया जाता है टू डिलीवर द क्रॉप, हैम्परिंग द कल्टिवेशन ऑफ देयर रेगुलर क्रॉप एंड मूवमेंट्स एसोसिएटेड विद इट। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हमारे जो किसान थे उस टाइम पे एक शोषित वर्ग था, किस तरीके से जो वहाँ की जो कंपनी है, जो कंपनी यहाँ पे मौजूद थी, जो कि अल्टीमेटली एक बिजनेसमैन ही थी, वो किस तरीके से मैक्सिमम रेवेन्यू को जनरेट करना चाहती थी इंडिया से, राइट। तो अब हम बात करते हैं कंपनी दीवान बन गई है। ये स्टोरी मैंने आपको पूरा सुनाई। 1765 में क्या हुआ, स्टोरी नहीं, ये वैसे सच्चाई है, हम इसको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं। अल्टीमेटली हर एक चीज़ एक स्टोरी ही है, ठीक है। जो भी चीज़ स्टोरीज बनी है वो भी सच्चाइयाँ ही हैं। इसके अंदर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आता रहता है, बट अल्टीमेटली ऑल स्टोरीज आर रियलिटीज़। तो अगेन ये स्टोरी है, स्टोरी को स्टोरी मानिए तो स्टोरी को रियलिटी मानिए, बट इसके जो है हमें फुल प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, बिकॉज अंग्रेज़ों की खास बातें की थी, वो अपनी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना पसंद करते थे। तो अब हम बात कर रहे हैं 1765 की। तो 1765 में क्या हुआ, मुगल एम्परर जो है मेड द कंपनी दीवान ऑफ बंगाल। जो उस टाइम के सो कॉल्ड मुगल एम्परर थे, उन्होंने कंपनी को दीवान बना दिया। उन्होंने नहीं बनाया, कंपनी फोर्स्ड हिम टू डू दैट, ओके। तो अब दीवान कौन बन जाता है, दीवान बन जाती है कंपनी। द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी। अब वो दीवान बन जाती है। दीवान का काम क्या होता है, दीवान का काम होता था सारा के सारा रेवेन्यू है उसको कलेक्ट करना। अब सारा का सारा रेवेन्यू कौन कलेक्ट कर रहा है, कंपनी खुद कलेक्ट कर रही है। एट द सेम टाइम कंपनी हैड टू मूव विद कॉशन। जिस टाइम पे उनको दीवानी राइट्स मिल गए थे, उसी टाइम पे कंपनी को समझ में आया कि भैया हमको जो है बहुत ही ध्यान से चलना पड़ेगा, वी हैव टू एक्सरसाइज कॉशन। इट नीडेड टू स्पेसिफाई द रूलर्स हु रूल्ड द कंट्री साइड। क्यों ऐसा करना था उनको, स्टार्टिंग में ये 1765 की बात है। 1765 में जो कंपनी है जब दीवान बनी है सिर्फ बंगाल में, लेटर ऑन उन्होंने एक्सपेंशन स्टार्ट किया है, तो उनको क्या करना था, उनको बाकी के रूलर्स को भी स्पेसिफाई करके रखना था कि अचानक से उनके अगेंस्ट सारे अगर आ जाएंगे, इतनी आर्मी भी नहीं थी उनके पास, इतना उनका किला रेडी नहीं हुआ था, इतने सोर्सेज नहीं थे उनके पास उस टाइम पे कंपनी के पास कि वो उनका सबका कलेक्टिव ऑपोजिशन झेल पाए। तो उन्होंने स्पेसिफाई करना शुरू किया रूलर्स को, उन्होंने अलग अलग तरीकों से। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू फॉर द कंपनी कहाँ से आता था, दो द कंपनी बिकेम द दीवान इट सॉ इट सेल्फ एज अ ट्रेडर। यही मैं आपको बता रही हूँ, दीवान तो वो बन गए लेकिन उनका बिजनेस माइंडेड थे, वो बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड। अल्टीमेटली वो कहाँ से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से। तो उनका मेन मोटिव ये था कि ये सिर्फ हमारी कॉलोनी है, ये सिर्फ हमारे लिए बाजार है एक, यहाँ से हमें मैक्सिमम प्रॉफिट को एक्सट्रैक्ट करना है, और लेटर ऑन हमें क्या करना है, उस प्रॉफिट को एक्सट्रैक्ट करके हमें अल्टीमेटली, मतलब ये हमारे लिए एक रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह ही वो इंडिया को मान रहे थे, राइट। अब क्या होता है, द कंपनी वांटेड टू इंक्रीज द रेवेन्यू एंड बाय कॉटन एंड सिल्क क्लोथ एज चीप एज पॉसिबल। हमारे यहाँ से क्या सप्लाई होता था, हमारे यहाँ से सप्लाई होता था कॉटन और सिल्क के क्लोथ सप्लाई होते थे। तो कंपनी चाहती थी कि हमें सस्ते से सस्ते दामों पर कॉटन मिल जाए, सस्ते से सस्ते दामों पर हमें सिल्क मिल जाए, ठीक है।
पहले क्या होता था, कंपनी बॉट इंडियन गुड्स विद द गोल्ड एंड सिल्वर। पहले जो होता है वो उनको गोल्ड और सिल्वर कहाँ से लाना पड़ रहा था, इंग्लैंड से। किसको पे करना पड़ता था, हमारे यहाँ के व्यापारियों को पे करने के लिए, जिनसे वो खरीदते थे कॉटन और सिल्क, उनको पे करने के लिए इनको देना पड़ता था गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, इंग्लैंड से लाकर। लेटर ऑन क्या हुआ था, अब क्या कर रहे थे वो, जब दीवानी राइट्स उनके पास आ गए तो रेवेन्यू जनरेटेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। तो ये बड़ी खास बात हो गई। अब समझ लीजिए यहीं से शुरू हो जाता ड्रेन ऑफ वेल्थ हमारे इंडिया का। पहले तो वो आते थे, हमारे यहाँ के व्यापारियों ने, हमारे नवाबों ने, हमारे राजाओं ने उनको वेलकम इसलिए कर लिया था क्योंकि वो आते थे, हमारे से सामान खरीदते थे ट्रेडर की तरह, और बदले में हमें क्या देते थे, सोना चांदी देते थे एक्सचेंज में। अब क्या हुआ, जब वो दीवान बन जाते हैं तो यहीं से पैसा कमाते हैं, यहीं के ज़मींदारों से, यहीं के किसानों से, और उसी पैसे से खरीदते हैं कॉटन और सिल्क और जिसको भेज देते हैं इंग्लैंड। तो आप देखिए यहीं से पैसा कमा रहे हैं, यहीं की चीज़ें खरीद रहे हैं, अल्टीमेटली चीज़ें कहाँ जा रही हैं, इंग्लैंड में। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द इकोनॉमी ऑफ बंगाल शोड डीप क्राइसिस। बंगाल जो प्रॉस्परस बंगाल हुआ करता था पहले कंपनी से, वो बंगाल जो है क्राइसिस में जाने लग गया। वो बंगाल जो कि व्यापारियों का एक गढ़ हुआ करता था, इस वजह से बहुत वेल्दी था, कंपनी के नवाब बनने के बाद, दीवान बनने के बाद जो है बहुत क्राइसिस में आ जाता है। अब क्या होता है, आर्टिजन्स जो होते हैं वर फोर्स टू सेल देयर गुड्स एट लो प्राइसेस। जो भी चीज़ें वो बनाते थे आर्टिजन्स, उनको बहुत सस्ते दामों पे अपनी चीज़ें बेचनी पड़ रही हैं। जो किसान हैं वो जो है अपना पे नहीं कर पा रहे अपने ड्यूज़, जितना उनको डिमांड दी जा रही है। मतलब उनके पास एक लिमिटेड ही तो है। अब एक जगह में कितना गेहूं उगेगा, कितना चावल उगेगा, अगर आप उससे ज़्यादा डिमांड दे देंगे तो वो कैसे पूरा कर पाएगा। किसान अपनी उनकी डिमांड्स पूरी नहीं कर पा रहे थे जितने टैक्स उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं। आर्टिजन्स प्रोडक्शन वाज डिक्लाइन। तो अब आर्टिजनल जो है वो अपना लो प्राइस पे अगर आप सेल करेंगे तो वो रॉ मटेरियल बना के किस तरीके से चीज़ें बताएंगे, तो वो नहीं बना पा रहे थे, उनका प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया। अबव ऑल दिस लॉट ऑफ पीपल वर किल्ड ड्यू टू फेमाइन एंड इन बंगाल। फेमाइन भी आ जाता है बंगाल में। बंगाल में क्या बोलते हैं फेमाइन को, अकाल पड़ जाता है बंगाल में, और उसके वजह से भी बंगाल की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, हम एक साल की बात नहीं कर रहे, हम कलेक्टिव बात कर रहे हैं ओवर द ईयर्स। टाइम कौन सा पीरियड की बात कर रहे हैं, हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे हम 19th सेंचुरी में भी एंटर करेंगे। तो 17th सेंचुरी एंड होती है, 18th सेंचुरी शुरू होती है, और 18th सेंचुरी की ये स्टोरीज हैं। तो अब हम बात करते हैं द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इस टाइम पर, उनको क्या लगा, कंपनी को वो हेड कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव के ऊपर केस चल रहा था। रॉबर्ट क्लाइव जो है उन्होंने जो बंगाल की दीवानी लेने के बाद उनके ऊपर इंग्लैंड में केस चलता है कि भाई वो करप्शन में इन्वॉल्व पाए गए हैं। तो अब क्या होता है, किसको भेजा जाता है, कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस सोचते हैं द कंपनी फेल्ट दैट एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव। उन्होंने सोचा कि भाई एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा। किस लिए, सिर्फ उन्होंने इसलिए नहीं सोचा था कि एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा हमारे लोगों के वेलफेयर के लिए, नहीं, इसलिए एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि वहाँ से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। अल्टीमेटली अगर आप एक इंसान को इतना ज़्यादा प्रताड़ित कर देंगे, मान लीजिए एक खेत है उसके अंदर गेहूँ मान लीजिए 100 किलो ही हो पाता है, आप उसे बोलेंगे नहीं तुझे 200 किलो पे करना है, तो कैसे करेगा वो। मतलब लास्ट में एक लेवल जब आ जाता है शोषण का, उसके बाद जो है वो पर्टिकुलर इंसान थ्रेट को लेना बंद कर देता है। उसे पता है मैं वैसे भी मना पड़ा हूँ, मान लीजिए 200 किलो मुझे पे करना और हुआ है सिर्फ 50 किलो, तो उसे पता है कि भाई सिचुएशन बिल्कुल ही ऐसी नहीं है कि मैं पे कर पाऊँ, तो वो उनकी कमांड्स को मानना बंद कर देगा। ये बात इन लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आती थी। तो इनको समझ में आता है कि भाई हमें एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट्स लाने पड़ेंगे, इसलिए लाने पड़ेंगे ताकि ज़्यादा प्रोडक्शन हो और हमें ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो पाए। अब क्या होता है, कंपनी जो है वो रिकॉग्नाइज करती है राजाज एंड तालुकदार्स एज जमींदार। वहाँ के जो राजाज होते हैं, वहाँ के जो तालुकदार होते हैं, मतलब जो सो कॉल्ड पावरफुल पीपल होते हैं, उनको वो बना देती है जमींदार। हु आर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम पीजेंट्स एंड पे द कंपनी। वो क्या करते हैं, वो रेंट कलेक्ट करते हैं किसानों से और कंपनी को पे करते हैं। मतलब बीच में क्या है, कंपनी सीधा किसानों के साथ डील नहीं करती है, बीच में कौन आते हैं, तालुकदार और जमींदार। तालुकदार जो होते हैं, राजा जो होते हैं, उनको जमींदार बना दिया जाता है कि यू विल बी द ओनर और द केयर टेकर ऑफ दिस लैंड। मतलब पर्टिकुलर एक एरिया असाइन कर दिया जाएगा, आप उस एरिया के जमींदार हैं, और वो जमींदार जो है अल्टीमेटली पे करेंगे कंपनी को। तो जो अमाउंट था जो फिक्स किया गया था परमानेंटली एट वन फिगर टू एंश्योर रेगुलर फ्लो ऑफ रेवेन्यू। अब इस टाइम पे, ये जो स्टार्टिंग वाला टाइम है कॉर्नवालिस का, इस टाइम पे जो रेवेन्यू उनको पे करना था वो फिक्स रेवेन्यू था कि भाई आपको ये वाला एरिया है, इसमें से फिक्स रेवेन्यू इतना आपको पे करना है, जमींदार बना दिए गए। अब आप ये बताइए, जो मैं बात कर रही हूँ, एक लैंड से फिक्स रेवेन्यू आपने कर दिया, मान लीजिए सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया,
तो क्या उससे, अगर आप किसानों के ऊपर निर्भर हैं, उस टाइम की बात कर रहे हैं, अभी तो चलिए हमारे पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी, फर्टिलाइज़र, सब चीज़ें हमारे पास, ट्रैक्टर्स हैं। उस टाइम की बात करिए, जाना सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, ना फर्टिलाइजर्स थे, ना कुछ और चीज़ें उपलब्ध थी। अगर आप उस टाइम पे फिक्स कर देंगे रेवेन्यू को और एक साल जो है फसल खराब हो जाती है, तो किसान कैसे पे करेगा? बट दे वर नॉट कंसर्न। अब क्या हो रहा है, एट द सेम टाइम कंपनी क्या कर रही है, एनकरेज कर रही है जमींदार को, इन्वेस्ट भी करो आप लैंड में, मतलब रेवेन्यू तो कलेक्ट करो ही करो, जो वो ज़मीनें हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करिए आप। सिंस द रेवेन्यू डिमांड फॉर द स्टेट डज नॉट इंक्रीज एंड इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड वुड बेनिफिट द जमींदार। ओके, वो ये कह रहे थे कि भाई अगर आप ज़मीन में इन्वेस्ट करते हैं तो जो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा अल्टीमेटली वो हमारा रेवेन्यू इंक्रीज करेगा, ये वो सोच रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या था, देखिए जो सॉल्यूशन था जो कंपनी अराइव्ड एट टर्न आउट टू बी अ प्रॉब्लम। वो कह रहे थे जमींदारों को, उन्होंने बोल दिया कि इससे फिक्स लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करो और हमको दे दो, तो ये प्रॉब्लमेटिक था। रेवेन्यू जो अमाउंट फिक्स किया गया था कंपनी के द्वारा वो बहुत ज़्यादा था, यही मैं आपसे बता रही हूँ। तो ज़मींदार जो थे, इतना ज़्यादा रेवेन्यू पे करने के बाद इन्वेस्टमेंट के लिए तो उनके पास कुछ बचता नहीं था, जितना भी वो लेते थे नीचे से वो सारा का सारा उन्हें कंपनी को पे करना पड़ता था अपना शेयर निकाल के। तो ज़मींदार जो थे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो ज़मीन के ऊपर इन्वेस्ट करें, कुछ भी वो ऐसी नई टेक्निक लेके आएँ, कोशिश करें कि भाई ज़्यादा अच्छी फसलें, उनको कोई मतलब नहीं था। उनको पता था भैया इतना रेवेन्यू दे दो, उनके ऊपर डंडा पड़ता था, वो नीचे डंडा मारते थे और उनसे रेवेन्यू झटक लेते थे किसानों से। तो 19वीं सेंचुरी में क्या हुआ था, प्राइस जो थे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कल्टीवेशन एक्सपेंडेड विच लेड टू इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार। 19वीं सेंचुरी जब आती है तब जो होता है, ओके, इससे पहले एक लाइन हमने मिस कर दी, अगर जमींदार फिक्स अमाउंट ऑफ टैक्स पे नहीं कर पाएगा कंपनी को तो उसको जमींदारी अपनी छोड़नी पड़ेगी। ओके, ये उनके ऊपर थ्रेट होता था बहुत बड़ा। तो वो क्या करते थे, अल्टीमेटली किसानों को ही परेशान करते थे। जब 19वीं सेंचुरी आती है, उससे पहले हम 18वीं सेंचुरी की बात कर रहे थे, 1765, अब हम 19वीं सेंचुरी में एंटर कर गए हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, 19वीं सेंचुरी में प्राइस बढ़ते हैं, कल्टीवेशन एक्सपैंड होती है और जमींदारों की इनकम भी बढ़ती है। ओके, इवन आफ्टर इंक्रीज प्रॉफिट जमींदार जो होते हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड में। जब प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गई है उसके बाद भी उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि वो इन्वेस्ट करें लैंड में। तो इसकी वजह से क्या होता है, उन्होंने क्या किया, जमींदारों ने भी फिर से जो है अपनी जो ज़मीनें थी जिसके ऊपर उनका कब्जा था उनको उन्होंने टेनेंट्स को दे दिया, टेनेंट्स को, एंड गॉट रेंट, उनसे रेंट लेना शुरू कर दिया। मतलब देखिए, कंपनी ने जमींदार बनाए, जमींदारों ने फर्दर उसको और डेलीगेट कर दिया लोगों को कि भाई हमसे नहीं होगा और आप जो है इस जगह को संभालिए, और उधर से टेनेंट्स बना दिए उन्होंने और उसका जो रेंट है हमें देते रहिए। ये बीच में एक लेयर और आ गई। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, फार्मर्स जो है उनको बहुत ज़्यादा ऑप्रेस किया जा रहा है, क्योंकि बीच में एक लेयर और बना दी जमींदारों ने भी, बिकॉज ही हैज़ टू पे हाई रेंट टू जमींदार एंड लैंड वॉज इनसिक्योर। तो उनको जो है अल्टीमेटली सारा का सारा जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है किसानों के ऊपर। अब क्या होता है, एक नया सिस्टम लाया जाता है, जो जमींदारी सिस्टम था। जमींदारी सिस्टम क्या कह रहा था, एक लैंड जो है उसको बांट दिया गया है, उससे एक फिक्स्ड रेवेन्यू जो है जनरेट होगा और वो अल्टीमेटली कंपनी को पे होना चाहिए। फिर आता है महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम में क्या होता है, तो कंपनी फेल्ट दैट जो रेवेन्यू सिस्टम है उसे चेंज करना पड़ेगा। उन्होंने हॉल्ट मैकेंजी जो है उन्होंने ये सिस्टम को डिवाइस किया, हॉल्ट मैकेंजी। कौन सा सिस्टम, महलवारी सिस्टम। मैकेंजे महलवारी सिस्टम किसने डिराइव किया था, बनाया था मैकेंजे ने। तो उन्होंने क्या देखा कि विलेज वॉज इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन। गाँव ही है जो सारा का सारा, पहले जो है, अभी भी हमारे देश के अंदर 70% से ज़्यादा गांव हैं, तो उस टाइम पे सोचे कितने गांव थे, बहुत ज़्यादा गांव थे। तो सारा का सारा जो चीज़ें चलती हैं वो अल्टीमेटली विलेजेस से चलती हैं। तो उनको क्या लगा कि भाई हमें उसकी सोसाइटी को प्रिजर्व करना चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा कि ही डायरेक्टेड अपने ऑफिशियल्स को, उन्होंने बोला कि भाई इंस्पेक्ट करिए, मेजर करिए, ज़मीनों को नापिए, इंस्पेक्ट करिए और देखिए कि एक विलेज से कितना महल मिल सकता है हमको। महल मतलब विलेज, ईच विलेज जिसको महल बोला उन्होंने, कितना हमको पे कर सकती है अल्टीमेटली। वो जो है वो उसका जो पेमेंट का जो फिगर है ना, वो रियलिस्टिक फिगर होना चाहिए। आई मीन टू से ऐसा हाइपोथेटिकल नहीं होना चाहिए। हर एक जगह को पहले सर्वे करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए, अगर आप अपने खुद के आसपास के एरिया में भी देखेंगे, हर एक ज़मीन उतनी उपजाऊ नहीं होती है, हर एक ज़मीन से उतनी फसल नहीं निकल सकती जो किसी दूसरी ज़मीन से निकल सकती है। तो हो सकता है कि कुछ गाँव जो हैं वो ज़्यादा प्रॉस्पेरस हों, उनके पास अच्छी ज़मीन है, पानी की सप्लाई अच्छी है, तो वहाँ पे ज़्यादा फसल हो सकती है। दूसरे गांव में हो सकता है कि पानी ना हो तो उस वहाँ की फसल कम होगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई हर एक विलेज को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग जो है कितना वो पे कर सकते हैं ये फिक्स करना पड़ेगा। तो महलवारी सिस्टम उन्होंने लेकर आया ज़मींदारी को हटा के, कि हर एक जो महल है, हर एक जो विलेज है, उसका अपना अपना रेवेन्यू जनरेशन होना चाहिए।
और जो है ये कौन करेगा ये रेवेन्यू जनरेशन, ये परमानेंट भी नहीं होगा रेवेन्यू जनरेशन, जो फिक्स किया मतलब फिक्स नहीं होगा। जो जमींदारी था उसके अंदर फिक्स था, लेकिन महलवाड़ी में ये फिक्स नहीं होगा। और सर्वे कौन करेगा, विलेज हेडमैन करेगा, जमींदार नहीं करेगा, क्योंकि जमींदार अल्टीमेटली ज़मीन पे रहता ही नहीं, उसने और फर्दर डेलीगेट कर रखी है अपनी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि जो विलेज का जो मुखिया होगा उस पर्टिकुलर विलेज का, वो सर्वे करेगा, वो बताएगा कि भाई इस विलेज से कितना ज़्यादा हमको पेमेंट निकल सकती है। तो इस सिस्टम को बोला गया महलवाड़ी सिस्टम। बेटर था पहले वाले सिस्टम से थोड़ा, बट पूरी तरह से फुल प्रूफ नहीं था। अब क्या होता है, मुनरो हैं, अभी तो ये महलवाड़ी सिस्टम इधर चल रहा है, और जो मुनरो हैं, थॉमस मुनरो, वो डाउन साउथ में जो है रेवतवारी सिस्टम आता है ऑलमोस्ट सेम टाइम पे। तो ये नया सिस्टम होता है रेवतवारी सिस्टम। ऊपर जो था नॉर्थ में था महलवाड़ी सिस्टम, थोड़े दिनों के बाद साउथ में आता है रेवतवारी सिस्टम। तो रेवतवारी सिस्टम में क्या होता है, इट वॉज फर्स्ट ट्राइड ऑन स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। अलेक्जेंडर रीड है, उन्होंने पहले ट्राई किया था इसको। सब्सिक्वेंटली जो था ये पूरा का पूरा थॉमस मुनरो ने पूरे साउथ इंडिया में लगा दिया। रेवतवारी सिस्टम क्या होता था, रीड और मुनरो का सिस्टम है ये। इन्होंने देखा कि सेटलमेंट हैड टू बी मेड विद फार्मर्स। जो रेवत्स हैं, फार्मर्स हैं, उनसे हमें पूछना चाहिए अल्टीमेटली कि भाई आपकी यहाँ पे कितनी फसल उगने वाली है, उसके अकॉर्डिंग आप हमें कितना रेंट पे कर पाओगे, कितना रेवेन्यू जनरेट हो पाएगा। जो कि जमीन में फसल उगाते हैं उनसे हमें पूछना चाहिए। रेवतवारी, रेवत मतलब किसान, महल मतलब विलेज, महलवारी महल मतलब विलेज था, रेवतवारी रेवत का मतलब किसान। अब किसानों से सीधा पूछा जाएगा। So their field has to be carefully surveyed before the revenue was assessed. तो अब जो थे जमींदारी के बाद में ये दो सिस्टम आए थे, रेवतवारी एंड महलवारी। महलवारी जो था मोस्टली नॉर्थ में चल रहा था, उसके बाद आता था रेवतवारी जो साउथ में चल रहा था। तो इसमें रेवत जो होता है किसान, उससे स्पेशल पहले पूछा जाता था। न्यू सिस्टम्स जो आ गए थे, रेवेन्यू जो था इम्पोज्ड वॉज टू हाई, बहुत ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ रहा है। वेयर द फार्मर्स और पीजेंट कुड नॉट पे, रेवत फ्लैट टू द कंट्री साइड। लोग मतलब ऐसी हालत हो गई थी, मान लीजिए आप गांव में रहते हैं और आपके ऊपर बहुत सारा टैक्स लगा दिया गया है, इतना पे करना है आपको अपनी फसल में से, तो आप क्या करेंगे, अल्टीमेटली आप कहेंगे कि यार छोड़ो, मतलब आप बोलेंगे आप मैं किसानी करना ही छोड़ दूंगा, मैं शहर जाता हूँ और मैं कुछ और काम कर लूँगा। तो यही उस टाइम पे हुआ, रेवत जो है अपनी जगह को छोड़कर ही चले गए। कंपनी फेल्ट दैट द न्यू सिस्टम वुड टर्न द पीजेंट इनटू रिच फार्मर्स विच डिड नॉट हैपन। जब रेवतवारी लाया गया था तो उनको लगा था भैया हम तो बहुत अच्छा सिस्टम ला रहे हैं, पता नहीं हमने क्या कर दिया ऐसा, और ये सारे फार्मर्स जो हैं बहुत खुश हो जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। और जो है रेवत, इनफैक्ट बहुत सारे रेवत जो है अपना जगह को छोड़ के शहरों की तरफ पलायन कर गए। अब हम बात कर रहे हैं इसी टाइम पे यूरोप में क्या हो रहा है। यूरोप जो है, ये सब इंडिया में ये कर रही है कंपनी। अब यूरोप में क्या हो रहा है, उन्होंने देखा, ब्रिटिश रियलाइज दैट द कंट्री साइड कुड नॉट यील्ड रेवेन्यू बट कुड ग्रो क्रॉप्स नीडेड फॉर द यूरोपियन मार्केट। अब उन्होंने बोला कि भाई इतना तो पे नहीं कर पा रहे हैं हमको जितना हम चाहते हैं इनसे, तो अब हम क्यों ना इनसे वो वाली फसलें लगवाएं जो अल्टीमेटली हमको अपनी जगह पर चाहिए। मतलब हमको ब्रिटेन में जो फसलों की ज़रूरत है हम उसको लेते हैं, मतलब अल्टीमेटली रॉ मटेरियल सप्लायर तो था ही इंडिया, उन्होंने इसको पूरी तरीके से पक्का रॉ मटेरियल सप्लायर बना दिया। तो उन्होंने कहा, ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने फार्मर्स को फोर्स किया, कुछ को परसुएड किया, कुछ को फोर्स किया कि वो जो है यूरोप में जो हमें फसलें चाहिए वो लगाएं। कौन कौन सी थी वो, जैसे जूट चाहिए उन्हें बंगाल से, असम से उन्होंने बोला चाय लगाइए, शुगर केन बोला उत्तर प्रदेश को बोला गया, वीट बोला गया पंजाब, क्योंकि देखिए अब वो लोग क्या खाते थे, उनको ब्रेड बनाने ये सब बनाना है, तो वीट, कॉटन जो है महाराष्ट्र लगा रहा था और पंजाब लगा रहा था, राइस जो है मद्रास लगा रहा था। तो ये सारी चीज़ें अब लगानी शुरू की उन्होंने, जो कि उनको अल्टीमेटली भेजनी है अपनी जगह पर, यूरोप में सेल करनी है और इंग्लैंड में भेजनी है। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो उन्होंने सेवरल मीन्स टू एक्सपेंड द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स दैट दे नीडेड। तो अपनी खुद की फसलों की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रयत्न किया, काफ़ी कोशिशें रही उनकी। अब आप ये वाला फोटोग्राफ देखिए, ये देखिए ब्लू कलर का मॉरिस प्रिंट है और ये कलमकारी प्रिंट है। आप मेरे को इसमें ब्लू कलर दिखाई दे रहा है, ये जो ब्लू कलर की डाई है ये इंडिगो डाई है। इंडिगो जो डाई है उससे क्या किया जाता है, इस कपड़े को रंगा जाता है। तो ब्लू कलर जो है वो इंडिगो है, जो डाई जो है मैन्युफैक्चर की जाती है फ्रॉम द इंडिगो प्लांट ग्रोन इन इंडिया। तो इंडिगो प्लांट की खास बात ये होती है कि ये सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में लग सकता है। अगर आप ये सोचें कि वो इंग्लैंड में लग जाएगा प्लांट, तो इंग्लैंड में नहीं लगता इंडिगो प्लांट, वो सिर्फ इंडिया जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स में लग सकता था। सो इंडिया वॉज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ इंडिगो एट दैट टाइम। तो इंडिगो जो है सप्लाई किया जाता था इंडिया से इंग्लैंड में, किस लिए किया जाता था, कपड़ों को रंगने के लिए। तो आप अगर इसमें देखेंगे कि डिमांड क्यों बढ़ती है इंडिगो की, ट्रॉपिक्स में लगाया जाता है, मैंने आपको बता दिया। इंडिया जो है, इंडिया इंडिगो वॉज यूज्ड इन यूरोपियन मार्केट
13 सेंचुरी में पहले से, मतलब जब ब्रिटिशर्स आए नहीं थे उससे पहले भी इंडिगो जो है इंडिया से जाता था इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में इंडिगो की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। उनको पता होता था इंडिया से आ रही है ये डाई, ये बहुत अच्छी डाई है। इंडिया की जो खुद की डाई, इंग्लैंड की जो खुद की भी थी एक और डाई, तो स्मॉल अमाउंट जो होता था इंडिगो का वो पहुंचता था यूरोप में, और उसका प्राइस जो था बहुत हाई था। जो उन लोगों की डाई थी वॉर्ड, द यूरोपियन क्लोथ मैन्युफैक्चर हैड टू डिपेंड ऑन वॉर्ड। वॉर्ड जो था उनका डाई था, वो अपने वॉयलेट कलर उससे करते थे, लेकिन वॉर्ड जो था वो यूरोप में अवेलेबल था आसानी से, लेकिन इंडिगो जो था उसका कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आता था, तो इंडिगो को प्रेफर किया जाता था। मतलब इंडिगो डाई मीन्स इंडिगो के क्लोथ्स का मतलब लग्जूरियस क्लोथ्स माना जाएगा, तो इसलिए इंडिया को प्रेफर किया जाता था। तो अब आप देखिए कि 13वीं शताब्दी से भी वो डिमांड है, तो अब आप सोचिए कि अब कितनी ज़्यादा डिमांड होगी, जबकि हम वो कंपनी जो थी अब इंडिया का दीवान बन चुकी थी। सो वॉर्ड जो ग्रोअर्स जो थे वो पैसे प्रेशराइज करते थे अपनी गवर्नमेंट को उस टाइम पे कि भाई बैन कर दो इंडिगो को। लेकिन फ्रेंच, अब आप उसी टाइम पर अगर देखेंगे इंडिया जो था किसकी कॉलोनी था, मोस्टली ब्रिटिशर्स की। फ्रेंच जो लोग थे वो इंडिगो बनाते थे सेंट डोमिनिकन से, पोर्तुगीज़ जो थे वो ब्राज़ील से बनवा रहे थे, इंग्लिश जो थे जमाइका से बनवा रहे थे, स्पेनिश वेनेजुएला से बनवा रहे थे। ये सारे लोग बनवा रहे थे, मतलब उगा रहे थे इंडिगो, इनका यहाँ से सप्लाई होता था। तो इंडिगो जो प्लांटेशन है केम अप इन मैनी पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उधर भी लगा रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब शुरू हुआ था तो कॉटन फैब्रिक बनना शुरू हो जाता था, तो डाई की डिमांड बढ़ जाती है। 13वीं शताब्दी की तब बात हो रही थी जबकि डाई जो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तो थोड़ी बहुत जो डाई आती थी उससे कपड़ों को रंगा जाता था। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जब इंडिया कॉलोनी बन चुका है उस टाइम पे वहाँ पे भी तो मिल्स चल रही थी ना, कहाँ पर, इंग्लैंड में मिल्स चल रही थी। तो अब वहाँ पे कॉटन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, कपड़े का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उनको डाई ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए बिटवीन 1783 एंड 1789 द सप्लाई ऑफ इंडिगो ड्रास्टिकली फेल, क्लोथ ड्रायर्स सॉ फॉर न्यू सोर्सेज ऑफ इंडिगो सप्लाई। बाकी की जो जगह थी यहाँ से तो नहीं आने लगी थी सप्लाई, तो अब क्या है, इंडिया से सप्लाई जाना शुरू होती है। तो इंडिया को क्या होता है, राइजिंग डिमांड की वजह से कंपनी लुक फॉर द वेज टू एक्सपेंड अंडर इंडिगो कल्टीवेशन। अब वो तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं कि इंडिगो कल्टीवेशन को बढ़ाया जाए। क्या क्या होता है उसमें, लास्ट डिकेड ऑफ 18th सेंचुरी में इंडिगो कल्टीवेशन बंगाल में एक्सपैंड हो जाता है, रैपिडली एक्सपैंड किया जाता है 18th सेंचुरी के खत्म होते होते। और इंडिया जो बंगाल का इंडिगो है वो पूरे वर्ल्ड की मार्केट को डोमिनेट करना शुरू कर देता है। व्यापारी हैं, इंडिगो लगा दिया उन्होंने बंगाल में, बोला कि अब भाई तुम इंडिगो लगाओ, उसको सप्लाई कर दिया उन्होंने यूरोप में और इंग्लैंड में। सो विद द बूम इन इंडिगो ट्रेड द कंपनी ऑफिशियल इन्वेस्टेड इन इंडिगो बिजनेस। तो उन्होंने इंडिगो बिजनेस में पैसा लगाना शुरू किया। उन्होंने क्या किया, अट्रैक्टेड द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हाई प्रॉफिट, मैनी इंग्लिश एंड स्कॉटिश मैन बिकेम प्लांटर्स। खुद उन्होंने यहाँ की ज़मीनें खरीद के उस पर इंडिगो लगाना शुरू कर दिया और खुद ही प्लांटर्स बन गए। वो इतना तक मतलब प्रॉफिट देती थी एक टाइम पर इंडिगो जो था दो तरीके से कल्टीवेट किया जा रहा था, निज एंड र्योती सिस्टम। तो निज सिस्टम था और एक र्योती सिस्टम था। तो निज कल्टीवेशन क्या कहता था, जो प्लांटर्स थे उसे प्रोड्यूस करना था इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल। उसे अपनी खुद की लैंड जो उसकी खुद की होती थी उसके ऊपर इंडिगो को लगा लेना था। तो प्रॉब्लम क्या थी निज कल्टीवेशन में, जो प्लांटर्स थे फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन, क्योंकि उनके पास, मान लीजिए एक किसान है, उसके पास तो एक लिमिटेड लैंड होगी, तो वो उसके ऊपर लगाता था इंडिगो, तो उसमें हम बढ़ा नहीं सकते। मतलब उनको लगा कि इसका बढ़ाएं कैसे हम प्रोडक्शन। जो लैंड अवेलेबल थी निज कल्टीवेशन का, दे आर ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड, तो जितना भी उनको ज़मीन बचती थी खाली उसी पे वो इंडिगो लगा पा रहे थे। तो निज कल्टीवेशन से क्या हो रहा था, एक्सपेंशन नहीं हो रही थी इंडिगो की। प्लांटर्स जो थे उनको बहुत बड़ा पीस चाहिए था लैंड का। दे अटेम्प्टेड टू लीज द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड एविक्ट पीजेंट्स विच लेड टू टेंशन। अब भाई इंडिगो उनको चाहिए, मतलब कंपनी को, जो भी उनके बिजनेस लोग थे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत ही एग्रेसिव नीति अपनाना शुरू कर दी। आसपास की जो इंडिगो की फैक्ट्री होगी उसके आसपास से उन्होंने सबको भगा दिया, बोला कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ इंडिगो ही लगेगा। लार्ज प्लांटेशन नीडेड अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर प्लॉ विच वॉज चैलेंज इन द प्लांटर्स एंड टू प्रोवाइड। अब प्लांटर्स जो थे वो इतना सारा चीज़ें नहीं कर पा रहे थे, तो पीजेंट्स वर बिजी विद राइस कल्टीवेशन। अब जो किसान जो था, नॉर्मल किसान था, वो तो राइस लगा रहा है, जो प्लांटर्स है जो कि बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं वो जो थे इंडिगो लगा रहे हैं। तो प्लांटर्स वर रिलेक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टीवेशन, तो वो नहीं लगा एरिया नहीं बढ़ा पा रहे थे। फिर क्या था, अब र्योत जो थे, र्योत क्या होते हैं, किसान होते हैं। तो अब र्योत सिस्टम में क्या था, इन दिस सिस्टम, र्योती सिस्टम, द प्लांटर्स फोर्स द रोड टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट। दो सिस्टम थे, निज एंड र्योत। निज में वो जो थे किसान, मतलब वो अपनी लैंड के ऊपर, प्लांटर्स की वो लैंड होती थी वो उसके ऊपर लगा देते थे।
रेत जो सिस्टम है, रेत का मतलब है किसान, अब किसानों को फोर्स किया जाएगा कि भाई आपकी जो भी लैंड है उसके ऊपर जो 20% जो आपकी लैंड है जिसपे आप मतलब आपकी जो भी लैंड है जिसपे गेहूं चावल जो कुछ भी लगाते हो आप, उसमें से 25% जो लैंड है आपकी, 1/4 उसके ऊपर आपको इंडिगो लगाना पड़ेगा। उसके लिए जो कैश होगा हम आपको दे देंगे एडवांस में, और उसके ऊपर टैक्स भी बहुत, इंटरेस्ट रेट भी आपको बहुत कम लगाएंगे। उन्होंने किसानों को ल्योर करना शुरू किया कि हम आपको कैश एडवांस देंगे और इंटरेस्ट रेट लो रहेंगे, आपको इंडिगो कल्टीवेशन करनी है। सो व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू प्लांटर, अ न्यू लोन वाज गिवन टू फार्मर एंड साइकिल रीस्टार्टेड। वो कहते थे कि भाई आप इंडिगो लगाओ, हम आपको लोन दे देंगे, आप इसको कल्टीवेट करो, जब फसल लग जाएगी उसके बाद आप हमें दे दो, अगला लोन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? प्लांटर्स इंसिस्टेड दैट द इंडिगो बी ग्रोन ऑन द बेस्ट सॉइल। अब वो किसान को बोला करते थे भैया चावल गेहूं वाली जो बेस्ट लैंड है ना उसको छोड़ के आप इंडिगो लगाओ। अब ये तो किसान को डिसाइड करना है ना उसकी बेस्ट सॉइल कौन सी है, तो ये किसानों को फोर्स किया जाने लगा। देखिए ये आप देख सकते हैं किसान जो है इंडिगो कल्टीवेशन कर रहे हैं। तो इस वजह से जब किसानों को फोर्स करना जाने लगा तो रेत ऑफ द बंगाल रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो। उन्होंने कहा हम नहीं लगाएंगे इंडिगो। विद दिस द राइज ऑफ रेबेलियन अगेंस्ट इंडिगो कल्टीवेशन। इसकी वजह से जो है रेबेलियन स्टार्ट होता है किसानों का अगेंस्ट द इंडिगो कल्टीवेशन। क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर दैट इंडिगो नीड नॉट बी सोन। अब ये वो वाला टाइम है, रिबेलियंस के बारे में हम आगे वाली क्लासेस में और पढ़ेंगे कि कौन कौन से हुए उस टाइम पे इंडिगो की वजह से। लेकिन अब आप सोचिए कि रेत जो है उसको फोर्स किया जा रहा है, आप अपनी 1/4 लैंड पर हो, वो सबसे अच्छी लैंड होनी चाहिए जिसपे इंडिगो लगाओ, तो लोग किसानों ने मना कर दिया, किसानों ने रेबल कर दिया। तो वहाँ की क्वीन जो कहती है वो फिर भी रैशनल थी, उन्होंने कहा कि फोर्स मत करो किसी भी किसान को और बंद करो इंडिगो कल्टीवेशन। तो गवर्नमेंट ब्रॉट द मिलिट्री टू प्रोटेक्ट द पीजेंट फ्रॉम द असॉल्ट एंड सेटअप इंडिगो कमीशन टू इंक्वायर इनटू द सिस्टम ऑफ इंडिगो प्रोडक्शन। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था कि एक इंडिगो कमीशन सेट करना पड़ा था। इस इंडिगो कमीशन के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे सीनियर क्लास में। ओके, तो जो कमीशन डिक्लेयर द पीजेंट्स प्लांटर्स गिल्टी एंड डिक्लेयर दैट इंडिगो प्रोडक्शन वाज नॉट प्रॉफिटेबल फॉर रेट्स। जो प्लांटर्स थे, जो कि कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उनको उन्होंने दोषी पाया इंडिगो कमीशन ने, और उसने बोला कि भाई जो किसान नहीं चाहता अपनी लैंड पर इंडिगो लगाना उसको फोर्स नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से वहाँ पे होता है। तो जब रिवोल्ट हो जाता है तो इंडिगो कोलैप्शन प्रोडक्शन जो है वो कोलैप्स हो जाता है बंगाल में। प्लांटर्स जो होते हैं वो बिहार चले जाते हैं फॉर सेटिंग अप इंडिगो ऑपरेशन देयर। अब ये बंगाल में हो रहा था सारा का सारा रेबेलियन और ये सारी प्रॉब्लम्स। तो ये जो है जो प्लांटर्स थे उन्होंने कहा भाई बंगाल में तो बहुत मुश्किल हो गई, वो सब कहीं और चले जाते हैं। उसके बाद जब हम लेटर ऑन पढ़ेंगे, आप कनेक्ट करिए, इस वाली चैप्टर में नहीं पढ़ रहे हम, 1917 में जो है महात्मा गांधी आए थे, उन्होंने क्या किया था, चंपारण मूवमेंट किया था अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। उन्होंने कहा था कि भाई जो उनका रेवेन्यू सेटलमेंट कंपनसेशन आपने पे करना है वो पे करो। 1917 में आए थे जब, वो हम बाद में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने अब तक देखिए क्या क्या पढ़ा। महलवारी जो सिस्टम था वो हॉल्ट मैकेंजी ने लगाया था। महल का मतलब होता था विलेज, हर एक विलेज से हमें एक मतलब उसको असेस करके फिर रेवेन्यू करना चाहिए जो फिक्स नहीं होगा। मुनरो का कौन सा सिस्टम था, रेवतवारी सिस्टम था, थॉमस मुनरो ने, गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, साउथ इंडिया में चल रहा था। चंपारण मूवमेंट जो था 1917 में महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट में किया था। रेवती सिस्टम क्या था, इंडिगो प्लांटेशन का, कि हर एक रेवत को अपने 1/4 लैंड पर जो है इंडिगो कल्टीवेशन करना है। ग्रेट बंगाल का फेमाइन भी आता है इसी वक्त। बंगाल फेमाइन 1770 में वॉज फेमाइन दैट स्ट्रक द बंगाल रीजन बिटवीन 1769 और 1770, और बहुत 30 मिलियन पीपल जो थे उनको अफेक्ट किया था इसने। क्रॉप फेलियर्स हुए थे इसी टाइम पे, एपिडेमिक आ गया था, और इस फेमाइन की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। और यही वो टाइम है जब यहाँ पर बंगाल में फोर्स किया जा रहा है कि आप इंडिगो लगाइए, आप इतना टैक्स पे करिए। तो आप समझ सकते हैं उस टाइम के पीजेंट की सिचुएशन, उस टाइम के किसान की सिचुएशन इन बंगाल। तो ये वो वाला टाइम पीरियड था। सो दैट्स इट। ये चैप्टर था जिसमें कि चैप्टर नंबर 3, इसमें हमने क्लास 8 का चैप्टर है। मैंने आपको इसमें बताया कि किस तरीके से दीवानी राइट्स लेने के बाद ईस्ट इंडिया जो कंपनी है बंगाल के अंदर किस तरीके से प्रॉफिट मेकिंग सेंटर बना लेती है उसको। वही फसलें लगाई जाती हैं, अलग अलग सिस्टम लाते हैं, जमींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, रेवतवारी सिस्टम। उसके बाद उनको लगता है कि भाई अब हम वही फसलें लगाएंगे जो कि हमें यूरोप में और ब्रिटेन में चाहिए, जैसे कि जूट लगाना, टी लगाना, इंडिगो लगाना। और इंडिगो के तरह तरह की प्रॉब्लम उन्होंने शुरू कर दी, 1/4 लैंड पर इंडिगो लगाइए, इस टाइप के प्रॉब्लम शुरू हो गए थे। सो अल्टीमेटली आप इस चैप्टर से ये समझे हैं कि जो उस टाइम का जो कंपनी का राज चल रहा था वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए चल रहा था।
इसी वजह से धीरे धीरे जो होते हैं इंडिगो रेबेलियन भी होता है, अलग अलग तरीके के किसान जो हैं रेबल करना शुरू करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आपके हेड में सिर्फ पढ़ते पढ़ते ही स्टिक हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पढ़ते रहिए एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।